Good morning to all of you. This is your Ram Bhargav. Today we are going to start our class about HRM, Human Resource Management, मानव संसाधन प्रबंधन। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एम्प्लॉयज का या ह्यूमन का मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। अब ये किसी रूप में होगा, या तो वो वर्कफोर्स के रूप में हो सकता है, या वो किसी जो है पर्सनल वर्कफोर्स या एम्प्लॉयज के रूप में हो सकता है, एचआरएम के रूप में हो सकता है ना। ये हम जानने का प्रयास करेंगे। एचआरएम इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड रिटेनिंग ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब लोगों के द्वारा जो भी टारगेट है उस टारगेट को अचीव करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाएगा या वेल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहला सकता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज द आर्ट टू टेक एन वर्क थ्रू द पीपल। मतलब लोगों से अपना टारगेट अचीव करना है। अब लोगों के द्वारा ये तो अपना टारगेट अचीव करना है, जिसको हमने नाम दिया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब मानव प्रबंधन। मतलब जो मानव है या जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए जो संसाधन उपलब्ध हैं, तो अवेलेबल संसाधनों के जो मतलब रिसोर्सेज के द्वारा अपनी टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, एचआरएम। और इसके साथ ही लॉन्ग टर्म रिलेशन को कंटिन्यूस करना है, मतलब लोगों के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है, जिससे कि हम अपने फ्यूचर को, कंपनी के फ्यूचर को भी वेल मेंटेन कर सकें। इसको हमने नाम क्या दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये कैसे काम करता है हम ये देखेंगे। तो एडमिन बी फिलिप्पो ने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट रिसोर्सेज टू द एंड द इंडिविजुअल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव आर अकॉम्प्लिश। मतलब ये बी फिलिप्पो का के ने ये कहा कि जो फंडामेंटल मैनेजमेंट की जो स्किल्स होती हैं, जिनको हमने बोला प्लानिंग, मैनेजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, तो उनमें जो है जो अवेलेबल जो स्किल्स होती हैं, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, इनके द्वारा भी हम जो टारगेट अचीव करते हैं उसको हम वेल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कह सकते हैं। और मैनेजमेंट की जो फंडामेंटल स्किल्स होती हैं उनमें जो स्टाफिंग होती है उसको हम बेसिकली क्या मानते हैं कि वो कोरिलेट विद द एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टाफिंग में टोटल रिक्रूटमेंट प्रोसेस आ जाती है किसी भी कंपनी की। जॉब एनालिसिस एक बड़ा टर्म है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के जॉब के बारे में हम चर्चा करते हैं या उसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं। इसके साथ ही उनके बोनस के बारे में, सैलरी के बारे में, इंक्रीमेंट के बारे में, एज वेल एज इंसेंटिव के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो फिलिप्पो ने ये कहा, एडमिन बी फिलिप्पो ने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द बेसिकली डिपेंड ऑन द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो 4 स्किल्स ऑफ, या हम कहें कि हमने जो प्रिंसिपल्स पढ़े हैं मैनेजमेंट के, उनमें जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है, इसको ही हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नाम दिया है। और इसके द्वारा ही हम किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में रहकर लॉन्ग टाइम गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि नेचर ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एचआर का जो नेचर है वो किस प्रकार का होता है। एचआरएम इज द प्रोसेस ऑफ अलाइंग द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब व्यक्ति, अलाइंग का मतलब होता है मिलाना। तो मतलब इसका मतलब समझिए आप कि इंडिविजुअल गोल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को साथ में लेकर अचीव करना है। इसी को हमने क्या कह दिया, एचआरएम का नेचर कह दिया। मतलब हाउ एंड एनी हाउ हमको क्या करना है, अपना गोल्स गेट करना है। HRM is all about procuring the best possible employees for an organization, and it does not ends here. After recruiting them, instead taking good care of them. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर जो होता है ना, वो इस प्रकार का नेचर होता है कि हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किसी एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट कर लिया है, तो केवल हम यहीं पे नहीं रुक जाते हैं कि उनका रिक्रूटमेंट हो गया और हमारी कंपनी सुचारू रूप से चलने लगेगी। इसके साथ ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कंपनी में किस प्रकार से उनको काम लेना है उनसे, और उनसे कैसे अपने टारगेट को अचीव कराना है। साथ साथ में उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनके बारे में भी कैसे हम उनको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेचर ऑफ एचआरएम का ही चार्ज दिया है। पीपल सेंट्रिक होता है, ये यूनिवर्सल होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, एक्शन ओरिएंटेड और फ्यूचर ओरिएंटेड कहा गया है नेचर ऑफ एचआरएम को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे
कि हाउ वी कैन कंसीडर दैट नेचर ऑफ एचआरएम इज पीपल सेंट्रिक, हाउ वी कैन से दैट कि एचआरएम जो है वो पीपल सेंट्रिक कैसे होता है, मतलब मानव केंद्रीय कैसे होता है। जैसे हमने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब मानव प्रबंधन जो है या मानव संसाधन प्रबंधन की जो प्रक्रिया है वो एक्चुअली किस पर डिपेंड करती है, मानव पर डिपेंड करती है। भाई लोगों से हमें काम लेना है और लोगों से काम लेने के पश्चात उसको टारगेट को अचीव करना है। इसलिए हम कह सकते हैं किसके थ्रू ले रहे हैं हम टारगेट को अचीव, किसके थ्रू कर रहे हैं, प्यूपिल के थ्रू। तो हमने उसको प्यूपिल सेंट्रिक कह दिया। जैसे कि पहले आपने देखा हुआ कि वर्क फोर्स हम बोलते थे लोगों को, जैसे मतलब जो लोग काम करते थे उनको हमने वर्क फोर्स का नाम दिया, उनकी जगह पे मशीनों ने स्थान ले लिया है। तो जब मशीनों ने स्थान लिया तो वही काम हम मशीनों से करने लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एटीएम है तो पहले कैशियर जो है मतलब हाथों से ही रुपये देना करता था, कैसे क्रेडिट डेबिट होता था, है ना। या इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर है मान लो ट्रेन में, तो वो पहले जो है हरी और लाल रेड और ग्रीन झंडियों से मतलब वो सिग्नल देता था। अब वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई, ट्रैफिक पुलिस में भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल लग गए हैं। तो वो वर्क फोर्स जो था उसका रिप्लेस कर दिया किसने, मशीनरी ने। तो जब वर्क फोर्स की जगह पे इंडिविजुअल कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो उसी के द्वारा हम टारगेट अचीव कर रहे हैं, मोर देन इफेक्टिवली हम काम कर रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया पीपल सेंट्रिक। एज वेल एज यूनिवर्सल क्यों है, ह्यूमन रिसोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यूनिवर्सल है। भाई हम ग्लोबल विलेज में काम कर रहे हैं, एज ए वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज, पूरा विश्व जो है वो एक ग्लोबल विलेज के रूप में काम कर रहा है। इसलिए हमने ये कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, अब इसके बाद कहा कि नेचर ऑफ एचआरएम इज ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जैसे पूरा फाइनेंशियल ईयर जो होता है किसी कंपनी का तो उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है। रिक्रूटमेंट होने के पश्चात हम उनके जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, उनके इंसेंटिव के बारे में बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद पुनः ये प्रक्रिया चलती जा रही है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो एम्प्लॉय हायर कर लिए गए हैं उनको हम ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं और ट्रेनिंग के पश्चात उनके पूरे जॉब के एनालिसिस कर रहे हैं कि उनके जॉब के जो कॉन्सेप्ट है उसमें किस तरीके से वो अपनी नीड फुलफिल कर पा रहे हैं, एज वेल एज इंडिविजुअल नीड एज वेल एज अपनी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं। एक्शन ओरिएंटेड क्या होता है कि पर डे जो हम एक्शन ले रहे हैं किसी भी कंपनी में, डेली हमने शॉर्ट टारगेट बना रहे हैं और उस शॉर्ट टारगेट में हम जो एक्शन ले रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। और इसके साथ साथ ही हम फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं किसी भी कंपनी में। फ्यूचर फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आज जो है 3 महीने बाद क्या होंगे, 6 महीने बाद हमारा क्या प्रॉफिट गेट करने का क्या तरीका रहेगा। इसलिए हमने कहा कि नेचर ऑफ एचआरएम इज फ्यूचर ऑल्सो फ्यूचर ओरिएंटेड। ठीक है, तो इट इंक्लूड द पीपल सेंट्रिक फंक्शन सच एज रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस फीडबैक, कंपेंसेशन, एम्प्लॉय हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर एंड सो ऑन। मतलब ये प्रक्रिया जो है ना ट्रेनिंग मतलब जैसे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, किसी भी एम्प्लॉय को अगर हम रिक्रूट कर लिया तो उसके बाद उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी हुआ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद उनकी परफॉर्मेंस का फीडबैक देखेंगे। कोई भी जैसे मान लो किसी स्कूल में कोई टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ तो स्टूडेंट जो रिक्रूटमेंट हो गया, फिर स्टूडेंट से उस टीचर का आपने फीडबैक ले लिया कि वो किस तरीके का पढ़ा रहे हैं। अगर वो अच्छा ठीक पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो आगे भी हमने उनको हायर कर लिया और आगे उनसे सेवाएं ले रहे हैं। फिर अगेन हमने रिक्रूट कर लिया। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। उसके साथ उनकी सैलरी, उनकी कंपेंसेशन, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह इन चीजों को ये मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगी साल भर तक, है ना। तो एचआरएम मोर इंपोर्टेंटली एम्फेसाइज ऑन क्रिएटिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज एन इंटरनल असेट व्हिच इंक्लूड द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्कर्स। मतलब जो वर्कर्स है ना उनकी स्किल ओरिएंटेशन भी होना है कि उनकी स्किल के द्वारा हम कैसे अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं और इकोनॉमिकली उनको कैसे हम सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, और वर्कर स्किल इज नॉलेज, वैल्यूज, बिलीफ्स, वर्क एंड एथिक्स। तो उनकी वर्क है, उनके वर्क स्किल्स है, उनके द्वारा कैसे हम अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, नेचर ऑफ एचआरएम में दूसरा जो दिया है एचआरएम इज यूनिवर्सल। अब इसको यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है? द एचआरएम इज यूनिवर्सल, इट इज प्रोविलेंट एवरीवेयर। मतलब ये हर जगह कार्यरत है। इट इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनली। मतलब केवल ये आप ये नहीं कह सकते कि केवल ये मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित नहीं है। इट इज नॉट कन्फाइंड ओनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो इन मतलब पूरे विश्व में ही एचआरएम का कॉन्सेप्ट
ongoing है. It is diversified in nature and is relevant in non-business organization also. मतलब जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी HRM अपना काम कर रहा है. ठीक है. फिर हमने तीसरा कहा कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. तो HRM is an ongoing process for smooth and effective function of an organization. There must be effective employees management. तो एम्प्लॉयज का जो प्रबंधन है, एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट को हमने HRM नाम दिया और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है क्योंकि ये वर्ष भर चलती रहती है. HRM इज continuous process of managing people and their competencies. It's a never ending process in which manager continuously deal with the people. मतलब लोगों से डील करते हुए मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस रहेगी, साल भर तक ये प्रक्रिया चलती रहती है. इसको हमने ऑन गोइंग कॉन्सेप्ट कहा है HRM को. फिर HRM इज एक्शन ओरिएंटेड और फ्यूचर ओरिएंटेड क्यों कहा? इट मींस दैट इज नॉट कन्फाइंड टू रूल्स रेगुलेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग ओनली. मतलब केवल हम ये कहें कि HRM है ना, मतलब स्टाफिंग करना और रूल्स रेगुलेशन बनाना और वेल डिसिप्लिन के साथ अपना काम कराना ही भर नहीं है. इसका मीनिंग वर्ल्ड वाइड है और वर्ल्ड वाइड मतलब ये प्रक्रिया जो है एक्शन ओरिएंटेशन में चलती रहती है. इट एम टू टेकिंग एक्शन फॉर क्विक रेजोल्यूशन और रिसोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज प्रॉब्लम. मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है ना उनको सॉल्यूशन करना है. एम्प्लॉयज की कोई प्रॉब्लम है, बेसिक नीड्स है, तो उनको साल भर आप जैसे मान लो एक्शन एंड कंप्लेंट एंड एप्लीकेशन होती हैं, तो आपने मान लो कोई भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय है तो उसको अपन ये देखेंगे कि उसकी कोई नीड्स हैं तो वो एप्लीकेशन देगा, है ना, जॉब के लिए रिज्यूम अपना फाइल करा रहा है ना. इसके अलावा मान लो उसे कोई प्रॉब्लम है या कोई लीव लेना है, मैटरनिटी लीव लेना है, तो उसके बारे में कंपनी के HR मैनेजर उस पर विचार विमर्श करेंगे. इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे. अब हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 4 प्रकार के होते हैं. सोशल ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. सबसे पहले हम देखेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव. तो HRM का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द सोशल ऑब्जेक्टिव आर सोशली एंड एथिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नीड्स एंड challenges of society. While doing so they have to minimize the negative impact of such demands upon the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो उसकी सोशल नीड्स, सोशल ऑब्जेक्टिव ये कहते हैं कि सोशल वेलफेयर में उसकी क्या काम कर सकते हैं, कैसे वो काम कर सकती है, HRM किस प्रकार से वो काम करेगा. इसका एक अगर एग्जांपल देखें तो एक टर्म आती है CSR. CSR का मतलब होता है CSR. इसका मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई भी कंपनी हो, उसका सोशल वेलफेयर मतलब सोशल सिस्टम के लिए अपना एक दायित्व होता है, जिस दायित्व के द्वारा वो समाज में वेलफेयर के द्वारा सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़कर कोई भी ऐसा काम मतलब जो मानव सेवा का काम करेगा, दान या कंट्रीब्यूशन करेगा, जिसके द्वारा वो वेलफेयर में गिना जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई बड़ी टॉप रत्न कंपनियां हैं भारत की, जैसे मान लो NFL है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, या मान लो कोई बड़े बैंक हैं, तो वो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं वो कोई किसी मान लो इंस्टीट्यूट में मान लो उन्होंने हॉस्पिटल में मान लो कोई फर्नीचर प्रोवाइड करा दिए, बेड वगैरह, पंखे वगैरह उन्होंने वेलफेयर में दे दिए, या कोई कॉलेज वगैरह है तो उसको फर्नीचर प्रोवाइड करा दिया, या कोई मान लो कोई CSR के थ्रू कोई नया वेंचर, कोई नया उपक्रम उन्होंने स्थापित कर दिया. तो इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये आपके और सोसाइटी सोशल फंक्शन कहलाएंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे. ठीक है. इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. अब HRM का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्वियसली बेसिकली डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के ही ऑब्जेक्ट को वो प्राप्त करता है. तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज नॉट एन एंड itself. It is only a means to assist the organization with its primary objectives. Simply stated, the human resource department exists to serve the rest of the organization. तो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उसकी गोल्स हैं उनको अचीव करने की प्रक्रिया ही हमारा क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशनल
ऑब्जेक्टिव कहलाता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी की जो टारगेट है उनको अचीव करने के साथ साथ कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अपने टारगेट भी अचीव कर रहा है, उनको अपन ने क्या नाम दिया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव नाम दिया। द पर्सनल ऑब्जेक्टिव असिस्ट एम्प्लॉयज इन अचीविंग देयर पर्सनल गोल्स। उनके जो पर्सनल कोई टारगेट है उनको अचीव करने की प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एट लीस्ट इन सो फार एज दीज गोल्स इनहेंस द इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल की गोल अगर वो अचीव करेगा तो वो कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी के लिए भी प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, ये आपके एचआरएम के जो ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव, तो इसमें इनके जो सपोर्टिंग फंक्शन दिए गए हैं, सपोर्टिंग फंक्शन मतलब उनके द्वारा वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में लीगल कॉम्प्लीमेंट है, बेनिफिट्स हैं, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन है। यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन मतलब कि जो समूह है उनके प्रबंधन को भी, जैसे मान लो इसका आप एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मान लो कोई बड़ा बैंक है, जैसे नाबार्ड बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो क्या करता है, जो वेलफेयर सोसाइटी होती है ना, उनमें महिला स्वसहायता समूह होते हैं, है ना, उनको रुपया प्रोवाइड कराते हैं, वो फंड प्रोवाइड कराते हैं। उससे क्या होता है कि वो समाज में जो है लोग काम कर रहे हैं उनके लिए पैसा पहुंचता है, जिसके द्वारा वो नए नए एंटरप्रेन्योर कोई भी उद्यम अपना स्थापित कर लेते हैं, है ना। इसके अलावा फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में आपका अप्राइजल आते हैं, प्लेसमेंट और असेसमेंट आते हैं। मतलब फंक्शनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम कार्यरत होकर कौन कौन से अपनी टारगेट अचीव करते हैं, जिनमें प्लेसमेंट हुआ, स्टाफिंग हुआ, असेसमेंट हुआ। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो अभी हमने पढ़े उनमें हम जानेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, ठीक है, एम्प्लॉय रिलेशंस हैं, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, अप्राइजल, प्लेसमेंट एंड असेसमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस कहा ना हमने, तो ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं उनको हम अचीव करने के लिए हम सेगमेंट में टारगेट बनाते हैं, तिमाही, छमाही और अपने साल, पूरे एक साल का टारगेट बना लिया। तो उनमें एम्प्लॉय की हम रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, उनकी स्टाफिंग भी कर रहे हैं, उनकी बेसिक नीडों के बारे में भी जान रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। पर्सनल ऑब्जेक्ट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी है, अप्राइजल, प्लेसमेंट है, कंपेंसेशन है, उनकी हम बेसिक नीड के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा उनका प्लेसमेंट के बारे में और उनको प्रमोट कर रहे हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ एचआरएम। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप जानने का प्रयास करें। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि जो आंदोलन हुआ या हिस्ट्री ऑफ एचआरएम का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर डिपेंड करता है कि कहां से हम ये जानेंगे। औद्योगिक जो नीति ये थी ना, इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन आया उस एरा से अभी तक वर्तमान समय तक हमने कितना डेवलपमेंट कर लिया, उसी को हमने नाम दिया एवोल्यूशन और एंड हिस्ट्री ऑफ एचआरएम। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानने का प्रयास करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा। तो औद्योगिक नीति जो आई तो पहले क्या होता था कि हर एक काम, कोई भी व्यक्ति का कोई काम है तो जैसे मैंने बताया कि वो सारे काम कौन करता था, हर व्यक्ति, एक व्यक्ति पर डिपेंड होते थे हम, और व्यक्ति उस काम को करता था। वर्कफोर्स मतलब इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग। अब हमने उसकी जगह पर कई मशीनों ने काम करना प्रारंभ कर दिया, तो उसको हमने नाम दे दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें उद्योगों का निर्माण हुआ और उद्योगों के द्वारा लोगों ने, मशीनों ने स्थान लिया और उसके साथ साथ वर्कफोर्स ने उसमें काम किया, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा का आया, मतलब जब डिवाइडेज टॉप रत्न और 20 रत्न कंपनी देश की जिन्होंने डेवलप किया, तो उन्होंने जब काम किया तो उनके द्वारा सीएसआर के थ्रू हमने सोशल नीडों को भी सोशल वेलफेयर के द्वारा, सीएसआर के द्वारा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने फुलफिल किया, जिससे हमने इनको नाम दिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा। कई ऐसे बैंक भी हैं पब्लिक सेक्टर के जो बड़े स्तर पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासियों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं वो, तो वो क्या है, सीएसआर के थ्रू ही होता है वो, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट आ रहा, जैसे हमने जाना कि टेलर का जो साइंटिफिक अप्रोच है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें जो है मैनेजमेंट की स्टडी में साइंटिफिक एरा का आगमन हुआ। इसी के साथ में हमने जाना एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमन रिलेशंस एरा आया, मतलब लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम रिलेशंस हमने एस्टेब्लिश किए, जिसके द्वारा टारगेट अचीव करने के लिए ह्यूमन का मैनेजमेंट किया और उनसे अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव किए।
तो ह्यूमन रिलेशंस एरा, बिहेवियरल साइंस एरा मतलब बिहेवियरल साइंस क्या, जैसे हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा पिछले वीडियो में, पूरा वीडियो इसमें पढ़ा हुआ है, आप वीडियो देख लेना यूट्यूब पे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा हमने, तो ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज बिहेवियर, तो ये दो शब्द आ रहे हैं इसमें, ऑर्गेनाइजेशन और एक बिहेवियर। तो हमने पर्सनैलिटी का भी अध्ययन किया, और उस पर्सनैलिटी की स्टडी करने के बाद हमने बिहेवियरल साइंस मतलब ये जानने का प्रयास किया कि मानव स्वयं में एक विज्ञान है, या व्यक्तित्व जो है अपने आप में एक विज्ञान है। सिस्टम एंड कंटीजेंसी अप्रोच मतलब सिस्टम अप्रोचेस मतलब जो निकाय है, वो एक तंत्र का पूरा निकाय जो है वो अपने एवोल्यूशन और मानव प्रबंधन के द्वारा काम कर रहा है। फिर इसके बाद ये HRM एरा मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक एरा बना, जिसमें हमने सारे जो है किसी भी कंपनी में एक कॉन्सेप्ट लाया हम HRM का, जिससे हमने काम किए। इसमें टेलर के साइंटिफिक अप्रोच से भी हमने काम किए, हमने कून्स की थ्योरी को भी पढ़ा है। इसमें ट्रेड यूनियन मूवमेंट मतलब जैसे हमने 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो त्रिस्तरीय कम्युनिकेशन होता है, उसमें ट्रेड यूनियनों का निर्माण हुआ। भाई जो वर्क फोर्स जो काम कर रहे हैं, या वर्कर्स जो बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन यूनिट में जो काम कर रहे हैं ना, तो उनमें क्या बड़ी बड़ी टरबाइन वगैरह लगे हुए हैं, और उनमें प्रोडक्शन यूनिट में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो वो अब 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जो कम्युनिकेशन होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तो वर्क फोर्स जो प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रही है लोअर लेवल पर, वो अपने अपर लेवल पर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए ट्रेड यूनियन का निर्माण किया गया, और ट्रेड यूनियन के द्वारा वो जो भी अपनी बात कर रखते थे, उस बात को वो ऊपर तक पहुंचाते थे, है ना। इसका एक सबसे बड़ा आप एग्जांपल ये देखें कि जापान में एक कंपनी थी, तो जापान की कंपनी ने जब ट्रेड यूनियन में अपनी बात को पहुंचाई, अपने कंपनी के अपर लेवल पर ये बात को उन्होंने जब कहा, तो जूता बनाने वाली कंपनी थी, वो शूज मेकिंग कंपनी थी, तो जब उन्होंने बात को नहीं माना, उनकी इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल नहीं करा, तो उन्होंने केवल एक पैर का जूता बनाया, और वो 6 महीने तक एक पैर का जूता बनाते रहे, और एक पैर का जब जूता बनता रहा, तब 6 महीने के बाद जब उनकी पूरी जो बेसिक नीड्स थी उनको पूरा किया गया, तो उन्होंने दूसरे पैर का अगले 6 महीने में दूसरे पैर का जूता बना दिया। इससे क्या हुआ कि जो सेल्स थी, जो प्रोडक्शन का जो सेल्स करना था, बेचने का काम था, वो रुक गया, और प्रोडक्शन नहीं रुका, प्रोडक्शन साल भर चलता रहा। तो ट्रेड यूनियन का बात कहने का एक अपना तरीका होता था। फिर उसके द्वारा इनने क्या किया कि जब दोनों प्रकार के दोनों जोड़े बन गए जूते के, तो उन्होंने मार्केट में उनको सेल कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने एवोल्यूशन ऑफ HRM के कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास को हम यही रोकते हैं। आप इसके संबंधित वीडियो को YouTube पर देख सकते हैं, राम भार्गव PD क्लास के नाम से आप इसको सर्च और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।